धीरे से आ जारी अखियन में निंदिया आ जारी आजा धीरे से आजा। अरे अरे ये सब क्या चल रहा है? कहा था ना दीवारों पे कुछ करना नहीं है। चलो उठो यहाँ से, उठो, दो ये, आ जाओ। और ये दवाइयाँ ले लो, बिना नाटक किए हुए खाना है और चुपचाप जाके सो जाना है। मैं पागल नहीं हूँ, कितनी बार बोला मैंने, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए मुझे मेरा मेरा बेटा चाहिए मुझे वापस। Anil had collected 29,000 fruits on Tuesday. On Wednesday, he sold 25,000 fruit. How many fruits were left unsold? Children, please solve this problem. रचित, मैथ्स की क्लास में तुम ड्राइंग कर रहे हो? सॉरी मैडम। नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने ऐसे देखा ना, क्लास से बाहर निकाल दूंगी। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो सब लोग। प्लीज मैडम, मे आई गो टू टॉयलेट? यस यू कैन। जल्दी जाना और जल्दी वापस आ जाना। पुलिस स्टेशन। स्कूल से निकल के सीधा पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ नहीं, वो मेरी मम्मी वहाँ पे काम करती है ना, इसलिए मुझे फीस लेने जाना है। अच्छा अच्छा, चलो छोड़ देता हूँ। हाँ क्या रे? आप कुछ भी नहीं किया। बहुत शारपट्टी करता तू? हाँ? उधर क्या कर रहे थे? इनका हर रोज का नाटक है। हर रोज रात को बाइक लेके घूमते हैं यहाँ वहाँ। पाटिल घेऊन जा दोघांना आतमध्ये घेऊन जा। बेटा क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा है। क्या हुआ इन्हें? खो गई है, बहुत दिन से घर नहीं आई। कितने दिन हुए? जब मैं छोटा था ना, 7 साल का, तब से वो खो गई है। बेटा अभी क्या उम्र है आपकी? 9 years। आपकी मम्मा 2 साल से खो गई हैं। कहते हैं कि एक बच्चा हर कमी के बावजूद खुश रह सकता है अगर माँ का साथ हो, लेकिन अगर सब कुछ होने के बाद माँ उसके साथ नहीं है तो उसकी जिंदगी हर पल एक खालीपन के एहसास से भरी होती है। ठीक वैसे ही माँ भी तभी पूरी होती है जब उसका बच्चा उसके साथ हो। रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक माँ अपने बच्चे के पास जाने के लिए तड़प रही थी और यहाँ एक बच्चा रचित अपनी माँ को तलाश कर रहा था। एक माँ की अपने बच्चे के लिए तड़प और अपनी माँ को तलाशता ये बच्चा कई हैरान कर देने वाले राज खोलने वाले थे। आखिर क्या थे ये राज? सर मैं आपसे कह रहा हूं, इसकी माँ का फोटो नहीं है। इसकी माँ किरण से मेरे 7 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। और ये औरत कौन है, इसे ये फोटो कहां से मिली, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। तो अब इसकी माँ कहाँ है? और डिवोर्स आपसे हुआ है, बेटे से नहीं। और इसकी माँ अपने बेटे को इतने साल मिलने क्यों नहीं आई? मिलती है कभी कभी, लेकिन हाँ, अगर मैं आपको कुछ कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। मैं आपको एक एड्रेस देता हूं, आप खुद जाइए और पता कर लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना? मैं बिल्कुल ठीक। तो मुझे मेरे बेटे के पास जाने दीजिए ना, मैं जाऊँ उसके पास। जाने दीजिए। डॉक्टर साहब, हमें किरण से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं? मैं ही किरण हूँ सर। पूछिए ना, आपको क्या पूछना है, मैं सब बता दूंगी। पूछिए। आपका बेटा आपको ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आया था।
मेरा मेरा बेटा मेरा रचित, हाँ, मैंने कहा था ना वो भी मुझे मिस करता है, वो भी मुझे याद करता है। चलिए मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। मुझे जाने दो। अरे मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, वो भी मुझे याद करता है। मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। मैं ठीक हूँ। देखिए इनकी हालत अभी ठीक नहीं है, प्लीज आप लोग जाइए अभी। चुप। तो मेरे बेटे के पास जाना है मुझे। तू अपनी माँ को भूल क्यों नहीं जाता? तुझे याद है ना कि उसने तेरे साथ क्या किया था? याद है ना तुझे? अगर तू अपनी माँ के पास जाएगा तो वो फिर से तुझे मारने की कोशिश करेगी। अगर तुझे कुछ हो गया बेटा, मैं मर जाऊंगा बेटा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। वो किरण मेरी माँ नहीं है। वही तेरी माँ है। नहीं, वो रचना मम्मा ही मेरी माँ है। और मैंने माँ बेटे की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है। माँ कभी अपने बच्चे को नहीं मारती। देख बेटा, कहानी और जिंदगी में फर्क होता है। तो एक काम कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये सब पुलिस के चक्कर में मत पड़। ये लोग किसी लालच में आकर मुझे फंसाकर अंदर डाल दिया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा बेटा? बोल। नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगा क्योंकि मुझे रचना मम्मा से मिलना है। चुप कर। मारो, जितना मारना है उतना मारो, जितनी सजा देनी है उतनी दे दो। पर ना तो मैं रहूंगा, अपनी रचना मम्मा को ढूंढ के रहूंगा। बचपन का मासूम मन जो हजारों ख्याली कहानियां बनाता है, बुनता है, कभी सच को कहानी तो कभी कहानी को सच बनाकर पेश करता है। हम सब ने अपने बचपन में ऐसी कहानियां बनाई हैं, लेकिन यहाँ 9 साल का रचित अपनी जन्म देने वाली माँ किरण को माँ क्यों नहीं मान रहा था? और जिस महिला रचना को वो अपनी माँ बता रहा था, आखिर वो कौन थी और कहाँ थी? क्या रचित की रचना मम्मा वाकई रचित की बनाई हुई कोई कहानी थी, या फिर हकीकत में रचना, किरण और मानव का कोई रिश्ता था? सर, मुझे लगता है इस केस में कुछ भी नहीं है। सगी माँ साथ में नहीं है, बच्चा बेचारा अकेला है, इसलिए इस फोटो को देखकर कहानी बना रहा है। अपनी कहानी और इमेजिनेशन की दुनिया को सच मानकर वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए हमारे पास पहुंच गया होगा। पाटिल, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। आई कुछ और पैसे चाहे तो बता देना। हाँ बेटा, मगर मेरे नाती रचित की परवरिश में कुछ कमी मत रखना। चलता हूँ। बेटा, एक और बात कहनी थी। आप क्या कहना है माँ जी? बेटा, वो कल रिहैब सेंटर से किरण कुछ दिनों के लिए आ रही है। माँ जी, हमारा डाइवोर्स हो चुका है, शायद आपको याद हो तो। बेटा, तुम भी तो एक बात याद रखो ना कि आखिर वो रचित की माँ है और वो भी तो कुछ समय अपने बेटे के साथ गुजारना चाहती है। 1 साल का था बेचारा मेरा बच्चा। आपकी बेटी उसकी जान लेना चाहती थी, जानती है ना आप? बात करती। लेकिन बेटा, मेरी बात तो सुनो। आई पाटिल, ये जो डोंबिवली वाला केस था, रचित बेटा क्या हुआ? अंकल, वो मेरे मम्मा की फोटो आपके पास है, वो प्लीज मुझे लौटा दीजिए। उनकी एक वही फोटो है मेरे पास। लेकिन बेटा तुम्हारी मम्मा। पाटिल थम। चलो तुम्हें तुम्हारी मम्मी की फोटो दिखाते हैं, आओ। खाओ बेटा। नहीं माँ, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है। मैं ना अपने बेटे के साथ खाऊंगी, रचित के साथ। मेरा बेटा कब आएगा? मेरा रचित कब आएगा माँ? आएगा बेटा, मानव लेके आएगा। ये पहले तो खा ले। नहीं माँ। अरे ऐसे लेकर नहीं आएगा रचित को, उसके लिए भी पैसे चाहिए उसको। देखो, वो कमीना सारे पैसे लेकर चला जाएगा और सारी मुसीबत यहाँ मेरे सर पर।
वो देख रहे हो अपनी बुद्धि माँ को, ये कम थी क्या जो अपनी पागल बहन को यहाँ पर लेकर आ गए? बस कुछ दिनों की बात है, दीदी वापस चली जाएंगी रहने। अरे उससे पहले ये पगली कहीं चाकू वाकू ना मार दे। अरे क्या चुप करूं? अरे बैठेंगे, सुन लेंगी ना। बहू, भगवान ने तुझे चाकू वाकू से मरने वाली चीज नहीं बनाया है। अच्छा माँ जी, भगवान ने भी आपकी बेटी को घर परिवार में रहने वाली चीज नहीं बनाई है, समझिए आप। एक बात सुन लो, किरण इस घर में रहेगी। इस घर पर उसका उतना ही हक है जितना तुम्हारा और मेरा। 1/3 हिस्सा किरण का है और उसके बाद उसके बेटे रचित का। समझी तुम? हाँ माँ जी, समझ गई। इसी बात को तो रोना है। लो बेटा, जूस पी लो। नहीं। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी रचना मम्मा के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई थी जो वो घर छोड़ के चली गई? मेरी रचना मम्मा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वो बहुत प्यार करती थी मुझसे। बेटा, आपकी रचना मम्मा का आपके पापा के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, जिसकी वजह से वो घर से चली गई? रचित, तुम यहाँ फिर से आ गए? थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मुझे इन्फॉर्म करके यहाँ बुला लिया, नहीं तो मैं तो इसे ढूंढता रह जाता। बहुत परेशान हो गया था मैं इसके लिए। चल बेटा, अंकल को थैंक यू बोलो। चलो। मिस्टर मानव, ऐसा क्या हुआ था आपकी बीवी के साथ जो वो रिहैब सेंटर चली गई? सर, शादी के बाद से ही किरण डिप्रेशन में रहती थी। जब रचित 1 साल का भी नहीं हुआ था, उसने खुद को और रचित को मारने की कोशिश भी की। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो डिप्रेशन की बीमारी है। मैं डर गया था सर, कहीं फिर से वो नुकसान ना पहुंचाए मेरे बेटे को। मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और उसके मायके वालों ने उसे रिहैब सेंटर भेज दिया इलाज के लिए। फिर ये रचित किसी रचना को अपनी माँ क्यों बोल रहा? इसका भी दिमाग खराब होता जा रहा है सर, अपनी माँ की तरह। चलता हूँ सर, इसे इसकी माँ से मिलाने ले जाना है मुझे। चल चल। रचित, माँ से डर मत, आजा। रचित, रचित सुन, रचित, 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 रुक जा बेटा, सुन। रचित क्यों भाग रहा है मुझसे? क्यों भाग रहा है? हाँ, माँ हूं ना मैं तेरी, कोई अपनी माँ से डरता है क्या? आजा, एक बार गले लग जा, एक बार मैं। रचित सुन, रुक जाओ, वो कुछ नहीं करेगी, ये मैं बुला रही है ना। रचित, माँ के पास जा एक बार। आजा रचित, मेरे गले लग जा। सुन रचित, सुन रचित, रचित दरवाजा नहीं, दरवाजा खोल, दरवाजा नहीं बंद कर रचित, प्लीज। रचित, रचित प्लीज दरवाजा खोल देना। रचित प्लीज दरवाजा खोल, मत डर मुझसे, मत डर मेरे पास। पाटिल, अगर तुम कोई कहानी कभी इमेजिन करके बोलोगे तो हो सकता है कि छोटी छोटी डिटेल्स मिस हो जाए, पर ये बच्चा रचित जो कहानी अपनी रचना मम्मी के बारे में सुना रहा है, बहुत ही प्रिसाइज और डिटेल्ड है। हो सकता है कि वो सच बोल रहा है। हाँ सर, हो सकता है। एक काम करो, उसके स्कूल जाके उसकी माँ के बारे में पूछताछ करो, शायद हमें वहां से पता लग जाए कि ये कहानी बनाई हुई है या सच है। ओके सर। देख लिया आपने, मैंने आपको पहले ही समझाया था, ये बेचारा अब तक किरण से डरा हुआ है। देखिए देखिए, आपको सिर्फ अपनी बेटी की पड़ी है बस। देखो मानव, तुम समझाओ रचित को प्यार से, आखिर पैसे किस लिए लिए तुमने? यहाँ लाने के लिए थे, ले आया मैं, अब जा रहा हूँ मैं। यहाँ रहेगा तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या असर होगा आपकी पागल बेटी को देखते कर। उल्टे सीधे सवाल करने लगा है, कहानियां बनाने लगा, पागल हो गया मेरा बच्चा। चल बेटा चल। रचित कहाँ? मानव, मानव रुको, मानव प्लीज, नहीं मानव रुको, मानव छोड़ दो रचित को मेरे पास। मानव प्लीज रुक जाओ, मेरे रचित को छोड़ दो। मानव, रचित को छोड़ दो। मानव नहीं, मानव नहीं, मानव प्लीज रचित को छोड़ जाओ मेरे पास। मानव प्लीज ऐसा मत करो, रचित को छोड़ दो। देखो ना मानव मेरे रचित को ले गया। माँ वो मेरे रचित को ले गया, प्लीज उसको रोको ना माँ प्लीज।
मेरा रचित मुझसे प्यार नहीं करता माँ, मेरा रचित मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा बच्चा मुझसे प्यार नहीं करता माँ। ये है मैडम जोशी और ये है मैडम वर्मा। ये दोनों भी 2009 से रचित की स्कूल टीचर्स रही हैं। आप लोग मुझे रचित के फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ बता सकती है? सर, रचित के फादर तो कभी स्कूल आए नहीं, लेकिन एक लेडी जरूर रचित को स्कूल छोड़ने और लेने आती थी। उस टाइम हमें ये लगा कि ये लेडी रचित की माँ है, लेकिन सडनली उसने आना बंद कर दिया। तो रचित को स्कूल छोड़ने कौन आता था? जी उसके फादर आते थे और रचित काफी उदास हो चुका था। तो आप लोगों ने रचित के साथ कभी उस बारे में बात नहीं की, या रचित ने आप लोगों को कभी उसके बारे में बताया? हमने 1-2 बार कोशिश तो की थी, फिर हमने उसके फादर से बात की तो हमें पता चला कि वो जो उसको छोड़ने आती थी और लेने आती थी वो उसकी माँ नहीं, उसकी मेड थी। ओ हाँ सर, मुझे याद आ गया, ये फोटो रचित की कैटेगरी की है सर। कुछ महीनों के लिए रचित के देखभाल के लिए आई थी सर। कमाल है, उस दिन जब हमने आपको ये फोटो दिखाया था तब आपको नहीं याद आया, और आज याद आ गया? सर 1 दर्जन से ज्यादा केयर टेकर्स आ चुकी हैं रचित का ध्यान रखने के लिए। अब आप ही सोचो, मैं ट्रेवल एजेंसी का काम पे ध्यान दूं या केयर टेकर्स का नाम याद रखूं? हम आपकी इस केयर टेकर रचना से एक बार मिलना चाहेंगे। कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, बहुत पुरानी बात है सर। ठीक, जाइए। इसे जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं इसे जानते, क्योंकि वो किरण से डाइवोर्स के बाद हम मानव के घर नहीं जाते थे। वो ही लेके आता था रचित को हमसे मिलाने के लिए। पटेल, रचना की फोटो देख के ये सब कुछ परेशान दिखे। हाँ सर, मैंने भी नोटिस किया। रचित की ये जो रचना मामा वाली कहानी का राज है जो ये हमसे छुपा रहे हैं, मुझे लगता है यही राज रचना के साथ हुए क्राइम से जुड़ा है। लेकिन सर ये क्या हो सकता है? पटेल, हो सकता है कि रचना का मर्डर हुआ हो। एक काम करो, पिछले 2 साल में महाराष्ट्र और उसके आसपास के सभी एरिया में 20 से 30 साल की औरतों की जितनी भी लाशें मिली है सबके डिटेल्स निकालो। ओके सर। अरे यार, तुम क्यों तमाशा बना रही हो? बात को समझने की कोशिश करो। चलो अंदर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। क्या मिला मुझे तुमसे शादी करके? ना बच्चा, ना परिवार और ना ही खुशी। बस तुम्हारे घर की नर्स और मेड बन के रह गई हूँ मैं। देखो स्नेहा, ये सब बातें हम लोग अंदर जाके भी कर सकते हैं। नहीं, सारी बात यहीं पर होंगी। इस घर के लिए तुम बेटे, भाई, मामा हो, सब कुछ हो, पर मेरा क्या? मैं कहती हूँ मेरा तुम पे अधिकार है, जहाँ मैं 2 पल खुशी से बैठ के तुमसे बातें कर सकूं, जहाँ तुम मेरे बारे में सोचो, मेरा ख्याल रखो। लेकिन तुम बस सर 2 साल पहले दमन में एक औरत की जली हुई लाश मिली थी। उस औरत की उम्र लगभग 25 से 30 के करीब थी। किसी ने कोई क्लेम नहीं किया और कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं थी, इसलिए बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और ये देखिए सर, उस लाश के हाथ के ऊपर रचना नाम का टैटू मिला। और ये देखिए सर, उस लाश के ऊपर जो गहने मिले ठीक वैसे ही गहने रचित की मम्मा के इस फोटो में भी दिखाई दे रहे। ये देखिए वो फोटो। अरे सर, आपको एक लाश मिल गई और आप कहते हो कि मैं ऐसे मारा? मैंने मान लिया कि वो मेरे बेटे की देखभाल करती थी, मैं ऐसे क्यों मारूंगा सर? क्योंकि आप अपने बच्चे को लेकर ओवर पॉसेसिव हैं। आपको लगा कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा तो आपने उसे मार दिया। आपकी बात का आपके पास कोई सबूत है? नहीं है ना, तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं सर? मैंने कहा ना, मैं ऐसे नहीं मारा सर। सबूत मिलने पे अलग तरीके से खातिरदारी की जाएगी। ये लो बेटा, आइसक्रीम खाओ। थैंक यू अंकल। खाओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे जो प्यारी मम्मा है ना रचना, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा था क्या? उन्हें कोई मारपीट करता था पहले कभी? कुछ याद है तुम्हें? मम्मा! मम्मा!
तेरे समझ में? वो तेरी माँ नहीं है। और तू मेरी जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, मैं हॉस्पिटल क्या गई, तू मेरे बेटे को मुझसे छीन कर उसकी माँ बनेगी? किरण दीदी, आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। छोड़ूंगी नहीं, रुक जा, रुक नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मेरे बच्चे की माँ बनेगी। छोड़ दे, लग जाएगा। नहीं मुझे किरण छोड़ो से, मेरा बच्चा मुझसे छीनेगी। तेरी इन्हीं हरकत के कारण मैं तुझे डिवोर्स दिया, समझी? गौतम लेकिन इसको कभी मत लाना। छोड़ूंगी ना मैं, मेरा बच्चा, मेरा लड़की छीनती है मुझसे। सर हो सकता है कि किरण ने ही रचना को मार दिया हो ताकि उसका बच्चा उसे दूर ना हो सके, और बाद में अपनी बहन को बचाने के लिए गौतम ने रचना की लाश को जला दिया हो सकता है। जरा पता करो कि किरण को हॉस्पिटल से घर जाने के लिए कब कब छुट्टी मिली। अगर वो डेट्स रचना की मौत के आसपास की है तो हमारा शक सही है। किरण, किरण बेटा, बहू, गौतम, किरण, अरे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? किरण कहाँ है? बुलाइए उसे। किरण, किरण को मैं कब से बुला रही हूँ, वो आ ही नहीं रही है। बेटा और बहू तो है नहीं घर में, लेकिन किरण तो घर में थी। किरण कहाँ है? उसे बुलाइए किरण को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे उसे। घर में चेक करो। ओके सर। आस पड़ोस में पूछताछ करो। ओके सर। किरण को बुलाइए, कहाँ है किरण? खोलो, मुझे घर जाना है। खोलो ना प्लीज, मुझे घर जाने दो। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रही है, दरवाजा खोलो। खोलो, किसने बंद किया है मुझे? खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो, 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 किसने मुझे बंद किया है? खोलो। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आप रचना को नहीं जानते, जबकि रचित ने हमें बताया कि किरण और रचना एक दूसरे को जानती थी। इनफैक्ट किरण ने रचना पे एक बार हमला भी किया था क्योंकि रचित ने रचना को मां कह के पुकारा था। हाँ, झूठ बोला था, लेकिन अपनी बेटी किरण के लिए। क्यों? आपको शक था कि आपकी बेटी ने रचना को मारा है? नहीं सर, वो मर्डर नहीं कर सकती। हाँ, उसने रचना पर एक बार हमला किया था, लेकिन हम भी जानते हैं कि किरण ने रचना को नहीं मारा, क्योंकि जब रचना का मर्डर हुआ तो किरण रिहैब सेंटर में थी। लेकिन ये मर्डर आप भी तो कर सकते हैं, रचित और मानव की जिंदगी से रचना को दूर करने के लिए, ताकि किरण को उसका बेटा और पति फिर से वापस मिल जाए। खोलो, मुझे घर जाना है, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलते क्यों नहीं? सर हमने हर जगह पता लगवाया जहां पर किरण जा सकती थी, लेकिन किरण का कहीं पर भी कुछ भी नहीं पता चला। पाटिल, किरण को ढूंढने के साथ साथ रचना की कुंडली भी निकालो। कौन थी, इस फैमिली में कैसे आई, क्या पता रचना का मर्डर और किरण के गायब होने की गुत्थी आपस में जुड़ी हो। श्योर। बेटा दरवाजा खोल, बेटा खोल दरवाजा। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, आप पूरे हो। प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ, और कोई बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। दरवाजा खोल। रचना मम्मा, यहाँ कोई मुझे प्यार नहीं करता, पापा भी नहीं। प्लीज वापस आ जाओ। कहाँ हो आप? प्लीज वापस आ जाओ रचना मम्मा। सर किरण के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। बहुत मुश्किल है उसे ढूंढ पाना, क्योंकि किरण के पास ना तो मोबाइल फोन है, ना ही कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज जिससे वो किसी को कांटेक्ट कर सके। लेकिन सर मानव के बारे में हमें कुछ पता चला है। गुड, क्या पता चला? सर 2006 में मानव और किरण की शादी हुई।
उसके ठीक 1 साल बाद यानी 2007 में रचित पैदा हुआ। 2008 में किरण मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 2009 में किरण और मानव का डिवोर्स हुआ। और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जुलाई 2013 में रचना मानव के घर पर मेड सर्वेंट बनकर आई। उसी दरमियान श्वेता नाम की लड़की से मानव ने शादी कर ली थी। शादी के ठीक 6 महीने के बाद रचना का मर्डर हुआ। अभी श्वेता कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि श्वेता की शादी का रचना से कुछ लेना देना हो सकता है। और एक बात सर, शादी से पहले ये श्वेता नेपाल की सिटीजन थी। ऐसे तो कई लोग शादी करते हैं, लेकिन अगर मानव ने श्वेता से दूसरी शादी की तो किरण की फैमिली ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? मेरी किरण कहाँ है? आ जाएगी यार, पहले दवा खा लो। क्या हुआ? मेरी बेटी का कुछ पता चला? कैसे पता चलेगा माताजी, जब घर के लोग ही सच छुपा रहे हो? क्या छुपाया सर हमने आपसे? मानव की दूसरी शादी का सच जो उसने श्वेता से की। मानव की दूसरी शादी? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने ऐसा किया होता तो हमें पता होता। आपको जरूर कोई गलत जानकारी मिली है। आखिर किया क्या मैंने जो आप लोग मुझे मेरे पीछे पड़ गए? आप लोग बताइए। हाँ देखिए सर, बिना किसी प्रूफ के आप किसी को भी लेके नहीं आ सकते, बता रहा हूं मैं। काफी कानून जानता है, लेकिन जब प्रूफ हो तब तो ले जा सकते ना। कैसा प्रूफ सर? किससे मिलना है अंकल? क्या हुआ बेटा, कौन है? हाँ, मैंने श्वेता से दूसरी शादी की क्योंकि किरण से अलग होने के बाद मैं काफ़ी अकेला हो गया था सर। एक सोशल वेबसाइट पे हमारी जान पहचान हुई और धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर जब इंडिया आई हमने शादी कर ली। इस शादी के दूसरे दिन पता चला ये प्रेग्नेंट है और इसके पेट पर पल रहा बच्चा मेरा नहीं है। बहुत गुस्सा आया मुझे सर इस पे। इतना बड़ा धोखा दिया इसने मुझे। इस बात को लेकर हमारी काफ़ी लड़ाई हुई सर और हम दोनों अलग हो गए। ये सही कह रहे हैं सर। इनसे शादी करने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था और ये बच्चा उसी का है। जब इतना सब कुछ हो गया तो आप लोगों ने डिवोर्स लेने की सोची नहीं? क्योंकि मैं इसे इसकी किए की सजा देना चाहता था। अगर मैं डिवोर्स दे देता इसे तो ये किसी से भी शादी कर सकती थी सर। श्वेता जी, आपने भी डिवोर्स लेने की कोशिश नहीं की? सर सच कहूँ तो मैं भी अभी किसी से भी शादी करना नहीं चाहती। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। सर आपको क्या लगता है ये मानव और श्वेता सच बोल रहे हैं? पाटिल, अधूरा सच, और ये अधूरा सच बड़ा ही खतरनाक होता है। रचना का मर्डर करके किसी ने बड़ा ही खतरनाक खेल खेला है, लेकिन ये किसने खेला है ये अब तक समझ में नहीं आ रहा। मानव, श्वेता, गौतम, स्नेहा या फिर किरण? अभी तक रचना के बैकग्राउंड के बारे में ठीक से पता भी नहीं चला था और अब ये किरण का है। किरण के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। आखिर कहां थी किरण और किसने उसे छिपाया था या क्या किसी को किरण के पकड़े जाने का डर था? सर, किरण के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और उसमें ये वीडियो मिला है। पाटिल, देखने में तो ये किरण ही लग रही है। गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन हुआ? हाँ सर, वो गाड़ी उसके भाई गौतम की है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सगे रिश्ते भी दगा देने लगे हैं और कई बार तो नफरत और लालच की वजह से खतरनाक रूप भी ले लेते हैं। तो क्या अपनी सगी बहन किरण को करने के पीछे गौतम का कोई लालच छिपा था? क्या उसकी नजर अपनी बहन के हिस्से की जायदाद पर थी, या गौतम घर की, अपनी बीमार मां की और बहन की जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक गया था, टूट गया था?
इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया, या फिर किरण का रचना की हत्या से कोई संबंध था इसलिए गौतम उसे पुलिस की पहुंच से दूर ले जाना चाहता था। आखिर असल वजह क्या हो सकती थी? अकेले ऐसे घर में बंद रहने के बाद मेजर ट्रॉमा से गुजरी है। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं किरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो उससे अपनी बीवी से बचा रहा था, क्योंकि वो उसे जहर देकर मारना चाहती थी। इसलिए मैंने किरण को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे घर से निकालकर अपने गोडाउन में रखा, बस और कुछ नहीं सर। कैसे मान लूंगे तू सच बोल रहा? सर आप खुद सोचिए, अगर सच में मुझे किरण को नुकसान पहुंचाना होता तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके क्यों जाता? पर मैं तो खुद ही किरण को लेकर अपनी माँ और बीवी के बीच फंसा हुआ, जैसे तैसे करके अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सर अब थक चुका हूँ, अब नहीं होता। ठीक जा सकते हो। पाटिल इस पे नजर रखो, इतनी आसानी से इसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। इसकी बीवी आने वाली थी ना? हाँ सर, बस आती होगी। हाँ सर, जहर मैं ही लेकर आई थी, लेकिन उनको धमकाने के लिए और खुद को मारने के लिए, क्योंकि सर मैं तंग आ गई थी वहां की जिम्मेदारियां संभालते संभालते। मुझे आजादी चाहिए थी, ऐसा लग रहा था कि उधार की जिंदगी लेकर जी रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है, जा सकती हो, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। जी। पाटिल इस पे नजर रखो, और मानव और श्वेता पे भी। ये लोग पेशेवर मुजरिम नहीं है, लेकिन जिंदगी के बोझ के तले इतना घुट के जी रहे हैं कि इनमें से कोई भी क्राइम कर सकता है। रचना की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। चलो पीछे। अरे पीछे पीछे। माने सर, बॉडी के आसपास अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिले, बैग मोबाइल कुछ भी। ठीक है सर, तुम उस तरफ देखो। सर ये देखिए, ये आधा जला हुआ बैग मिला है, और सर इसमें मोबाइल भी और पैसे भी। मिस्टर मानव। मैं हूँ मानव, आप कौन? प्रताप देशमुख, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, मीरा रोड पुलिस स्टेशन। हाँ जी बोलिए, क्या काम है? मिस्टर मानव, हमें एक रश्मि नाम की औरत की लाश मिली है, और हमें पता चला है कि मरने से एक दिन पहले और मौत वाले दिन आपकी उससे फोन पर बात हुई थी। हाँ वही होगी सर, मेरा ट्रैवल का बिजनेस है, पूरे दिन में 100 कॉल्स आते हैं, कई लोगों से बात होती है, हो सकता है इसका भी कॉल आया होगा। ये फोटो देखिए, शादी भी सब पहचानते हो? मिस्टर मानव, हमें छानबीन से पता चला है कि रश्मि के मरने से कुछ देर पहले उसकी किसी गौतम नाम के आदमी से बात हुई थी, और गौतम की आपसे भी फोन पर अक्सर बात होती रही है। गौतम? हाँ गौतम मेरे साला है, मतलब था। हो सकता है गौतम ने इस लड़की को मेरा नंबर दिया होगा गाड़ी बुक करने के लिए। अच्छा अभी याद आया। हाँ, इस लेडी का फोन आया था गौतम के रेफरेंस देकर, उसको शिरडी जाना था, उसको गाड़ी बुक करनी थी बस। देशमुख साहब, अब ये रश्मि मर्डर केस हमें सौंप दीजिए, क्योंकि 2011 का रचना मर्डर केस और ये रश्मि मर्डर केस, इन दोनों केसेस में कहीं ना कहीं मानव आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर मैं रश्मि मर्डर केस की सारी फाइलें आपको भिजवा देता हूँ। वैसे भी रचना की तरह इस रश्मि के बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे ये रश्मि के पति का क्या नाम बताया था? अविनाश सोलंकी, मीरा रोड में रहते थे। अविनाश जी, क्या रश्मि अकेले शिरडी जाने वाली थी? सर मैं यहाँ की लोकल पुलिस को सब बता चुका हूँ, वो कहीं नहीं जाने वाली थी। तो फिर रश्मि ने मरने से पहले ट्रैवल एजेंट मानव को फोन क्यों किया था? अब ये तो वही जाने। क्या आप मानव और गौतम के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। जब आप रश्मि के परिवार और बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपने उससे शादी कैसे? सर एक बार साथ में ट्रेन में सफर कर रहे थे और उसको देखते ही मुझे प्यार हो गया था। फिर हम लोग मिलते रहे और फिर शादी कर ली।
उसने कहा था उसका कोई भी नहीं है, वो अकेली है। तुम कुछ कहना चाहती थी लेकिन वहां कह नहीं पाई। बताओ क्या बताना चाहती हो? मरने से कुछ दिन पहले रश्मि दीदी बहुत टेंशन में थी साहब। अरे वो लोग मेरा आधार कार्ड कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? ए देखो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, मैं इंडियन ही हूँ। क्या? अरे पर मेरा सिटीजनशिप फर्ज कैसे हो सकता है? मैंने आपको ये बात बताई है, अविनाश साहब को मत बताना, नहीं तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। मतलब अविनाश इसके बारे में कुछ नहीं जानता? मुझे कुछ मालूम नहीं साहब। ठीक है, जाओ। पाटिल, इस रश्मि के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करो। आखिर ये हो क्या रहा है? मानव और रचना का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? और गौतम क्या क्या लेना देना? सर, रश्मि का असली नाम तस्नीम था। वो बांग्लादेश से आई थी। 2010 में उसने मानव से शादी की थी और यहाँ की सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट भी बनवाया था, लेकिन वो सर्टिफिकेट झूठा निकला। श्वेता भी नेपाल से आई थी और मानव के साथ शादी करके यहाँ की नागरिकता ली थी उसने। सर, इसीलिए मैंने सिविल कोर्ट से पिछले 10 साल के रिकॉर्ड मंगवाए और उन्हें चेक किया। तब जाकर पता चला कि इस मानव ने एक नहीं 17 शादियां की थी, और वो भी एक कोर्ट से नहीं, अलग अलग कोर्ट से। जरा पता करो कि इसने किन किन औरतों से ये 17 शादियां की हैं। क्या आप सब जानते हैं कि आपके खिलाफ भी केस रजिस्टर हो सकता है झूठी शादी करने के जुर्म में? पाटिल, इमीडिएटली मानव को अरेस्ट करो। रचित, रचित बेटा इधर आओ। रचित, 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 बेटा रचित, रचित। अरे क्या करूं मैं? रचित कहाँ है? बेटा रचित कहाँ है? तुम लोग को हॉस्पिटल क्या करते हैं तुम लोग? अरे सर 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 मेरा बेटा गुम गया सर, कोई मिलने ना को। रचित मेरा बेटा। बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत हो गया ड्रामा, झूठ मत बोल। पुलिस अरे साहब मुझे क्यों मुझे आप ऐसे कैसे लेके इसको कहाँ ऐसा बात कीजिए साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा मुझे मेरा बेटा छोटा है, वो सोसाइटी वाला कुछ करो। क्या? अच्छा ठीक है, आई वो पुलिस स्टेशन से फोन था। रचित, क्या हुआ रचित को? वो कहीं मिल नहीं रहा। क्या? सर देखो, आप लोगों को मुझे जितना मारना है मार लीजिए सर, मुझे जेल में डाल दीजिए सर, लेकिन मैं आप लोगों को सच बोल रहा हूँ सर। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने फ्रॉड किया है सर, और रश्मि का पति और गौतम इस फ्रॉड में शामिल नहीं है सर। पर रश्मि और रचना को क्यों मारा? आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं किसी की जान क्यों लूंगा सर? देखिए, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरे बच्चे को ढूंढे सर, उसको कुछ हो जाएगा तो मैं चिंता नहीं रहूंगा। हमने ढूंढ लिया एक आदमी को, उसी ने तुम्हारे बच्चे को। कौन है सर वो? माने तू साला पिरोड़ा हो, कभी ना प्रकाश के बच्चे। तो 5 साल तक तुझे पाला में दारू का खर्चा उठाया, तुझे मेरे बेटे को साफ मार डालूंगा तुझे साथ मार डालूंगा मैं। नहीं जानता तेरे बेटे को, कसम खा के कह रहा हूँ। अरे दारू की कसम, तूने मेरी बेटी रचना के बारे में चुप रहने को कहा ना, मैं चुप रहा ना। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे क्यों किया तू? अब बता, क्यों देता था इसे दारू पीने के पैसे? हैं? गौतम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ गया होगा रचित? ये अपनी माँ रचना को ढूंढने भाग गया था, हमें मिल गया। हम कितने परेशान हो गए बेटा। रचित, 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 इधर आना। रचित बेटा, माँ के पास जा। अच्छा रचित, मैं ना तेरे साथ तेरी रचना मम्मा को ढूंढने चलूंगी। सच में आजा मेरे पास। हाँ सर।
रचना घर की केयरटेकर ही थी, पूरे घर की देखभाल करती थी। रचित भी उसको पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे माँ तक कहने लगा था। लेकिन एक दिन मेरे कमरे की सफाई करते करते उसे मेरे सारे मैरिज सर्टिफिकेट मिल गए। ये क्या कर रही हो रचना? हाँ, ये सब क्या है साहब? ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम जैसे लालची और क्रिमिनल टाइप आदमी के पास रचित का भविष्य खतरे में। मैं ये सब सच्चाई पुलिस को बता दूंगी। रचित को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी मैं। मेरी बात सुनिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। हाँ, तुम पुलिस को कुछ मत बताना। रचित के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ मायने रखता नहीं। तो तुम मेरी और रचित की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम तो बर्बाद हो ही, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मैं ये सब पुलिस को बता दूंगी। मैं रचित को तुम्हारे पास नहीं रखूंगी। मार के मैंने कमल के पास लेके जाके उसकी लाश को फेंक दिया और उसको जला दिया। और इसीलिए तूने रश्मि को भी मार दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुमने उसके हाथ में नकली सर्टिफिकेट थमाया है। हाँ। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, फ्रॉड। अगर मेरा सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिला ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुम देख लेना। उसको मारने के बाद मैंने उसके पर्स से उसका फोन लिया और मैंने उसके फोन से गौतम को फोन किया ताकि सारा शक उस पर हो। फिर मैंने उसकी बॉडी कचरे में फेंक के उसे जला दिया और उसका पर्स भी वहां फेंक दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के लिए किया, मेरे बेटे रचित के लिए किया। लेकिन अगर तू अपने बच्चे से प्यार करता ना तो कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने सिर्फ फ्रॉड किया। नाम तेरा मानव है, लेकिन मानवता कहीं नहीं। मानव ने सारी हदें पार कर दी। अपने बेटे के प्यार के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों की आड़ में रचना और रश्मि का मर्डर करके उसने एक भयानक अपराध किया और उसे अपने उस अपराध की कड़ी सजा भी मिल गई। लेकिन यह घटना कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अपनों की जिम्मेदारियां भी एक इंसान को क्राइम के रास्ते पर ले जा सकती हैं। सच तो ये है कि अगर इन जिम्मेदारियों को सच्चाई और प्यार के साथ जिया जाए तो ये हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। लेकिन अगर इन्हें बोझ की तरह से देखा जाए तो उसी बोझ के नीचे इंसान दब जाता है और भटक जाता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।